जय हिंद बच्चों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, जो 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, ताकि बोर्ड पेपर का एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब भी किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ओस्टर्ड ने बताया था कि जब भी किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टर्ड ने बताया था कि जो आप कोई भी वायर ले लें, अगर उनमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब बायो-सेवर्ट आए उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कई सारी बातों पर निर्भर करता है। उत्पन्न तो हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वो कई सारी बातों पर निर्भर करता है। तार में जो धारा प्रवाहित की जाती है उस पर भी निर्भर करता है, तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और कहाँ पे हमें ज्ञात करना है उस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई तार ले लिया है, हमने टेढ़ा मेढ़ा इसलिए लिया है ताकि कैसा भी तार हो सकता है, और दोस्तों इसके दो तरफ पॉइंट मान लिए हैं, ये एक इधर मान लिया एक इधर। दोस्तों क्रॉस का मतलब है ये ऊपर की तरफ है, और डॉट का मतलब ये नीचे की तरफ है, मतलब अंदर की ओर है, और क्रॉस का मतलब बाहर की ओर है। हमने दो बिंदु मान लिए, एक इधर और एक इधर। अब दोस्तों ये तार है, अब इसमें जो धारा बह रही है वो क्या है, आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इधर और इधर, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के अनुक्रमानुपाती मतलब जो तार में जो धारा बहती है उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ऐसे कहें कि अगर धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, अगर धारा का मान आप इंक्रीज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको दोस्तों शॉर्टकट में समझे हम, अनुक्रमानुपाती का मतलब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब जो डीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट है। बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो करंट के मतलब प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों क्या है, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो अवयव की मेरी लंबाई होती है, मतलब जैसे मान लो इतना बड़ा अवयव आपने लिया, एग्जांपल के तौर पे इतना बड़ा अवयव लिया, तो इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस चालक तार की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई कम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, अगर लंबाई ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं, है ना, कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं यह चालक के लंबाई का मतलब डीएल है ना, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इसको अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहें, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है डीबी, वो उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि अब ये एंगल पर भी मतलब डिपेंड करता है, कहाँ पे बन रहा है, ऊपर है नीचे है, मतलब तार के कहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो अवयव की लंबाई होती है और जो बिंदु हम मानते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने बिंदु क्या माना P, और यहाँ पे अवयव की लंबाई क्या है, डीएल है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कोण अगर जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक होगा, कोण जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना कम होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिख सकते हैं, यह का मतलब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, यह
यह अवयव की लंबाई, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव की लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने, बिंदु P के बीच बने कोण, बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चलिए दोस्तों कर देते हैं, मतलब डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये जो है एंगल के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये थर्ड पॉइंट बायो सेवर्ट ने बताया। अब चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बताया उसको भी चलो समझ लेते हैं। उन्होंने चौथा पॉइंट ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लो ये अवयव की लंबाई है, यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इनकी जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर दूरी जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा, दूरी जितना कम होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा, मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा समझते हैं। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, यह है ना, यह अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि DB प्रोपोर्शनल 1/r², DB प्रोपोर्शनल 1/r²। दोस्तों अगर इन चारों नियमों को एक साथ मिला दें तो जो बन के आता है उसे हम बायो सेवर्ट का समीकरण कहते हैं। मतलब अगर हम ऐसे लिख दें कि इन चारों समीकरणों को मिलाने पर, इन चारों समीकरणों को मिलाने पर, मिलाने पर दोस्तों अगर मिलाएंगे तो क्या बनके मेरा तैयार होगा कि DB जो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल है, DL के प्रोपोर्शनल है, उसके बाद साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, r² के। तो इसको हम लिख सकते हैं IDL साइन थीटा अपान r²। दोस्तों इसे ही हम क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का समीकरण कहते हैं। इसे ही हम बायो सेवर्ट का समीकरण कहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। दोस्तों अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन आप लोग हटाना चाहें तो इसमें एक कांस्टेंट आ जाता है जो निर्वात के लिए यूज किया जाता है। अगर इसको और थोड़ा हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाता है DB = μ0/4π इंटू, ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दिया जाता है क्या, IDL साइन थीटा अपान r², ये हो जाता है दोस्तों। और जहां पर ये जो होता है μ0/4π, ये कांस्टेंट होता है जिसे हम निर्वात के लिए यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ Nm²। ये दोस्तों इसकी वैल्यू होती है। ये एक नियतांक है जो निर्वात की चुंबकशीलता, जहां पे म्यू क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नोटबुक में लिख कर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका मतलब रिप्लाई जरूर दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर
वीडियो आपको लगता है कि अच्छी है और किसी दूसरे की हेल्प कर सकती है तो अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्सों में इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।